हाय गाइस, माय नेम इज़ सदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम क्रियाकाल पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचम क्रियाकाल की। ठीक है, हमने 4 क्रियाकाल पढ़ लिए थे, अब हम पंचम क्रियाकाल इससे पढ़ने जा रहे हैं। पंचम क्रियाकाल का नाम था व्यक्त अवस्था। व्यक्त अवस्था, ठीक है। तो व्यक्त अवस्था जैसे कि नाम से पता चल रहा व्यक्त हो जाना, तो इसमें क्या होगा, व्याधि अपने रूप से अपने चिन्ह या फिर अपने लक्षण देने लगेगी, अपने आप को व्यक्त करने लगेगी। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है, हमें हम सिम्टम से डिजीज़ का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसमें लिखता हूँ सबसे पहले दोष, दूष्य, समूर्छना। दोष, दूष्य, समूर्छना हमने टर्म यूज़ करी थी स्थान संश्रय में, मैं लिखवाना भूल गया था, तो आप एक बार इसको लिख लेना वहाँ पर। दोष, दूष्य, समूर्छना मतलब जो दोष और दूष्य एक जगह इकट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद की बात चल रही है अब के फल स्वरूप व्याधि मतलब डिजीज़ के लक्षण मतलब सिम्टम्स या फिर उसके साइन मतलब यहाँ पे चिन्ह। ठीक है, चिन्ह मतलब यहाँ पे साइन प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, उस डिजीज़ के सिम्टम्स हैं पता चल जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक डिजीज़ है जिसका नाम है अतिसार। अतिसार का मतलब होता है डायरिया। उसमें क्या होता है, मल निकलने लगता है। ठीक है ना, एक्सक्रीटरी वेस्ट बहुत जल्दी निकलता है, तो अतिसार में मल का निकलना, जैसे मल निकलेगा तो हम क्या बता देंगे कि इसको अतिसार हो गया, तो हमने सिम्टम देख के उस व्याधि का नाम यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना। दूसरा जैसे उदाहरण, त्वचा का पीलापन, तो इसको क्या बोल देंगे हम, इस इंसान को पीलिया हो सकता है, तो हमने सिम्टम्स देखकर नाम दिया व्याधि का। तीसरा, ज्वर में क्या होता है, तापमान का बढ़ना। ठीक है, ज्वर मतलब फीवर, तापमान किसी के अंदर बढ़ेगा तो उस व्याधि को हम क्या नाम देंगे कि उसको फीवर हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम उस रोग का नाम बता सकते हैं, रोग को बता सकते हैं कि इस सिम्टम से ये रोग उसको हो सकता है। तो आपको समझ में आया ना ये पंचम क्रियाकाल हमारी व्यक्त अवस्था। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले हमने पढ़ा संचय के अंदर क्या होता है, दोष अपने ही स्थान पर बढ़ते हैं। दूसरा पढ़ा हमने प्रकोप अवस्था में क्या होता है, अपने स्थान पर फैलने लगते हैं, अपने ही स्थान पर रहते हैं लेकिन ज़्यादा हो जाता है, प्रकोप हो जाता है उनका, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मात्रा में। तीसरी अवस्था पढ़ी हमने इसके अंदर प्रसर अवस्था के अंदर मैंने आपको बताया था कि दोष जो होते हैं अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन का एग्जांपल देकर मैंने आपको इसमें समझाया था। चौथी अवस्था आती है इसके अंदर स्थान संश्रय के अंदर क्या होता है कि ये व्यक्त अवस्था से पहले वाली अवस्था है, इसके अंदर जो दोष है दूष्य है उनका आपस में मिलन होता है, वो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। फिफ्थ अवस्था आती है इसके अंदर व्यक्त अवस्था। इस व्यक्त अवस्था में हम लक्षण देखकर उस व्याधि का नाम बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके नेक्स्ट आती है षड अवस्था, षड क्रियाकाल। ठीक है, जिसका नाम है भेद अवस्था, इस तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसमें आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि हम इस अवस्था में आने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि जो व्याधि है वो वात के बढ़ने से हुई है, पित्त के बढ़ने से हुई है या कफ के बढ़ने से हुई है। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको लिखकर बता देता हूँ। इस अवस्था में पहुंचकर वैषम्य हुए दोषों के लक्षण
उत्पन्न, मतलब जो पहले से लक्षण होते आ रहे हैं वो बढ़ते बढ़ते रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं विशिष्ट लक्षण को उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें हम भेद कर सकते हैं, भेद अवस्था, भेद अवस्था में इन लक्षणों को देखकर ही दोषों की प्रधानता के आधार पर इनके वातिक, पित्तिक और श्लेष्मिक, श्लेष्मिक का मतलब होता है कफ, जो कफ का ही दूसरा नाम है श्लेष्मा, ठीक है, आदि भेद किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में पहुंचने के बाद जो है, जो लक्षणों को देखकर हम बता सकते हैं कि ये व्याधि वात के कारण हुई है, पित्त के कारण हुई है, या फिर कफ के कारण हुई है। तो इस अवस्था में पहुंचने के बाद ही इस चीज़ का पता लगता है। ठीक है, तो इसके अंदर आचार्य सुश्रुत ने ये बात और बोली है कि यहाँ पर जाने के बाद हम बता सकते हैं कि व्याधि जो है साध्य है या फिर असाध्य है, मतलब व्याधि को हम क्योर कर सकते हैं या फिर उसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद हम इसका ही पता लगा सकते हैं। जो क्योर है उसको हम औषधि द्वारा, आहार विहार द्वारा ठीक करेंगे, क्योर करेंगे। अगर साध्य है, अगर असाध्य है, क्योर नहीं हो सकती, तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो आयुर्वेद में ये बात भी लिखी है, जो व्याधि असाध्य है उसका ट्रीटमेंट आप ना करें, आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वो असाध्य है, ठीक नहीं होने वाली है। अब असाध्य में भी दो प्रकार की होती है, एक वो होती है जिससे हमारी लॉन्गिटिविटी बढ़ जाती है, वो व्याधि ठीक तो नहीं होती लेकिन बस उससे पर्सन की लॉन्गिटिविटी बढ़ जाती है, जैसे कि एड्स का एग्जाम्पल है। एड्स में क्या होता है, जब एड्स हो जाता है किसी पर्सन को, तो उसकी जो मेडिसिन चलती है उससे सिर्फ पर्सन की लॉन्गिटिविटी बढ़ जाती है, लेकिन वो पर्सन मरना ही मरना है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से लेकिन आयुर्वेद में बोला गया है जिसमें ऐसी कुछ ऐसी व्याधि भी होती है जिसमें सिर्फ इंसान को मरना ही है, उसकी लॉन्गिटिविटी भी नहीं बढ़ती, तो ऐसे इंसान को आयुर्वेद ने बोला है कि उसका ट्रीटमेंट हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है क्रियाकाल का महत्व। मैं आपको क्रियाकाल का महत्व बताकर एक बार इसको पूरे को रिवाइज करवा दूंगा। पहले यहाँ लिख लेते हैं हम क्रियाकाल का महत्व। जैसे हमें पता है हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, तो आयुर्वेद के अंदर सबसे मुख्य काम क्या होता है, मुख्य काम होता है इसके अंदर, मुख्य प्रयोजन जो है दोष धातु मलों को साम्य अवस्था में लाए रखना। तो क्रियाकाल से हम क्या कर सकते हैं, दोष धातु मल को हम साम्य अवस्था में ला सकते हैं। मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ, आप इसके नोट्स अपनी बुक से या फिर कहीं से लिख लेना। ठीक है, या फिर मुझसे कह देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसमें मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ अभी यहाँ पर। तो सबसे जो उसका मुख्य प्रयोजन है वो है दोष धातु मल को साम्य अवस्था में लाए रखना। तो हम किस तरीके से ला सकते हैं, हमने जैसे अष्टांग हृदय में पढ़ा है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सब का पालन कर कर हम दोष धातु मलों को साम्य अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है ना, और क्योंकि ये आयुर्वेद में ये माना जाता है कोई भी रोग बिना दोष के प्रकोप के नहीं बनता। जितने भी दोष हैं सारे वो दोषों के प्रकोपित होने के, जितने भी रोग हैं वो सारे दोषों के प्रकोपित होने के बाद ही उत्पन्न होते हैं। अगर हमने क्रियाकाल अच्छे से पढ़ा है तो क्रियाकाल के अंदर जैसे जो चे अवस्था आती है, जो सबसे फर्स्ट अवस्था आती है क्रियाकाल की, अगर हम क्रियाकाल पढ़ा है तो हम उसी अवस्था में उन दोष को शांत कर कर पर्सन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर पर्सन हमारे पास लेट आता है तो हम जब भी किसी भी क्रियाकाल के बीच में कोई सी भी अवस्था में उसको हम ठीक कर सकते हैं, अगर हमने क्रियाकाल अवस्था के बारे में अच्छे से नॉलेज ली है, अच्छे से उसके बारे में हमने उसका अध्ययन करा है। ठीक है, तो ये क्रियाकाल के महत्व हो गए। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे हमने प्रथम क्रियाकाल पढ़ दी, चे के अंदर संचय या चे एक ही बात है। इसके अंदर क्या होता है, जो दोष है वो अपने स्थान पे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट अवस्था आती है। नेक्स्ट अवस्था का नाम है प्रकोप। प्रकोप में क्या होता है, अपने स्थान पे और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तीसरी अवस्था में क्या होता है, प्रसर अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इनके लक्षण भी अलग अलग हैं। जैसे पहला अगर हम बात करते हैं
च में क्या होता है, पेट में भारीपन होता है। फिर अगर हम बात करते हैं प्रकोप में, सुई चुभने से पीड़ा होती है। अगर हम बात करते हैं प्रसर अवस्था की, तो प्रसर अवस्था में क्या होता है, गुड़गुड़ शब्द का प्रयोग करते हैं इसके अंदर, गुड़गुड़ होने लगती है कोष्ठ के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग लक्षण आते हैं, अलग अलग लक्षण आपको इसके अंदर याद करने हैं। चे के अंदर मैंने बताया था किस किस कारणों से दोष बढ़ते हैं, फिर मैंने बताया था प्रकोप में किस किस कारण से बढ़ते हैं, और मैंने बताया प्रसर के कितने प्रकार होते हैं, सब मैंने आपको बताया। फिर स्तन संश्रय के अंदर दोष दूष्य आपस में मिल जाते हैं। इसके अंदर कोई भी लक्षण हमें दिखाई, व्याधि का लक्षण प्रकट नहीं होता, लेकिन व्यक्त अवस्था में क्या होता है, व्याधि का लक्षण प्रकट हो जाता है, उसका साइन हमें पता चल जाता है, और फिर उससे हम उसका नाम भी दे देते हैं कि इसको ये व्याधि है। फिर षड क्रिया काल में हम भेद अवस्था आती है, फिर हम उसमें भेद कर सकते हैं कि वातज, पित्तज या फिर श्लेष्मक कौन सी व्याधि हुई है। ठीक है, वात पित्त कफ में से कौन सी व्याधि हुई है, उसके द्वारा उसको हम औषधि आहार विहार देकर उसको ठीक करते हैं। इसमें हम ये भी भेद कर सकते हैं कि साध्य है असाध्य है, हम उसको क्योर कर सकते हैं या क्योर नहीं कर सकते। क्योर कर सकते हैं तो क्योर करते हैं, नहीं कर सकते तो नहीं करते। फिर हमने क्रियाकाल का महत्व पढ़ा कि इसका महत्व क्या होता है। ठीक है ना, तो दोष धातु मल को साम्य अवस्था में लाना ही इसका मेन महत्व है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर कफ निरूपण होगा, अच्छे से आप उसको समझना, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज वाला चैप्टर है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।